एक साल पहले सबसे बड़ा सर्वे, यूपी का ओपिनियन पोल। यूपी का ओपिनियन पोल, एक साल है अभी विधानसभा चुनाव को। हमारे साथ यहां तमाम मेहमान मौजूद इस ओपिनियन पोल के आंकड़े पर बहस करने के लिए, विचार रखने के लिए अपने हमारे साथ राजनीतिक पार्टियों के नेता भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं सुमेरा के पास आंकड़ा पूरे प्रदेश का देखने के लिए। जी हाँ किशोर, पूरे प्रदेश का आंकड़ा ये बता देते हैं, क्योंकि क्षेत्रवार हमने बताया किस क्षेत्र में किसको कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन हम पूरे यूपी का आंकड़ा देखें उससे पहले सबसे पहले नजर डालेंगे कि किसको कितनी सीटें मिली थी 2012 में। तो ये देखिए 2012 में 403 में से समाजवादी पार्टी को 228 सीटें मिली थी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। बीएसपी को 80 सीटें, बीजेपी को 42 सीटें मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 29 और अन्य के खाते में 24 सीटें गई थी। तो ये थी 2012 की तस्वीर। लेकिन अब क्या होने वाला है, एबीपी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है। वोट शेयर किसका कितना है, अभी जो ओपिनियन पोल हमने किया उसके मुताबिक देखिए समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 23% है। बीएसपी का वोट शेयर देखिए उससे कितना आगे, 31% वोट शेयर बीएसपी का, बीजेपी और उसके सहयोगियों का 24%, कांग्रेस प्लस का 11% और अन्य का भी 11%। ये है वोट शेयर। लेकिन इसके बाद क्या है फाइनल तस्वीर उत्तर प्रदेश की, जो ओपिनियन पोल हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, वो है ये तस्वीर। समाजवादी पार्टी 228 से 80 पर जाती दिखाई दे रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक, और बीएसपी सबसे आगे, 185 सीटें बीएसपी को मिल रही हैं और बीजेपी 120 पर पहुंच रही है, बीएसपी से पीछे है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी 13 पर ही, अन्य के खाते में 5। क्या है बड़ी बात है ओपिनियन पोल की, जो बड़ी तस्वीर हमने आपको दिखाई है, आइए वो बता देते हैं। बड़ी बात, यूपी में मायावती की वापसी का अनुमान साफ तौर पर इस ओपिनियन पोल से 185 सीटों के साथ बीएसपी बहुमत के बहुत करीब, यानी 202 के बहुत करीब है। यूपी में बीजेपी को 120 सीटें मिलने का अनुमान, लेकिन बहुमत से काफी दूर फिलहाल बीजेपी दिखाई दे रही है। सत्ताधारी समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी, सिर्फ 80 सीटें मिलने का अनुमान है। 228 मिली थी 2012 में, फिलहाल सिर्फ 80 सीटें मिलती दिखाई दे रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक। यूपी में कांग्रेस का पहले से भी बुरा हाल दिखाई दे रहा है, सिर्फ 13 सीटें ही मिलने का अनुमान है। 29 सीटें मिली थी 2012 में, लेकिन अब कहीं नीचे कहीं पीछे 13 सीटें ही मिलने का अनुमान फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ी तस्वीर में सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी बहुत पीछे और बीएसपी कहीं आगे उससे दिखाई दे रही है। जी सुमेरा, तो समाजवादी पार्टी सत्ताधारी पार्टी तीसरे नंबर पर, यूपी में मायावती की सरकार बनने का अनुमान है, क्योंकि 202 के जादुई आंकड़े से सिर्फ 17 सीटें दूर बहुमत से इस सर्वे के मुताबिक, जिसमें अभी अगर चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें जाएंगे उसका अनुमान है। बीएसपी 185 और बीजेपी 120, समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर सिर्फ 80 सीट के साथ यूपी में मायावती की सरकार बनने का अनुमान है बहुमत से, लेकिन 17 सीट दूर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से जगदंबिका पाल जी, हमारे साथ हैं बीएसपी से सुधींद्र भदौड़िया साहब, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से फैजल वारसी साहब मेरे साथ यहां स्टूडियोज में मौजूद हैं, कांग्रेस से नदीम जावेद जी। इन चार राजनीतिक पार्टियों के अलावा हमारे साथ यहां मौजूद हैं वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार राजकिशोर जी, वरिष्ठ विश्लेषक अभय दुबे जी हमारे साथ हैं, कंचन गुप्ता जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, यूपी की राजनीति पर खास पैनी नजर रखते हैं प्रोफेसर विवेक कुमार, उनके विश्लेषण भी हम लेंगे यहां पर। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनेता भी रहे, पार्टियों में भी रहे, पर अभी मैं उनको वरिष्ठ पत्रकार ही कहूंगा, विश्लेषक शाहिद सिद्दीकी साहब भी जुड़ रहे हैं इस बहस में। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल जगदंबिका पाल जी आपसे, ये क्या हो गया, लोकसभा चुनाव में तो और कहीं कोई नहीं था और अब आप दूसरे नंबर पर भी ऐसे हैं कि सरकार बनने से बहुत दूर जो स्थिति मौजूदा दिख रही है? नहीं, देखिए आपका ये ओपिनियन पोल है, मुझे नहीं मालूम कि इस बजट को, जो अभी बजट हमारा प्रस्तुत हुआ है, इसके पहले आपने इसको सर्वे कराया है या इस बजट के प्रस्तुत होने के बाद, क्योंकि जिस तरीके का एक बजट आया है और शायद पहली बार आज़ादी के इतिहास में कि प्रो फार्मर्स, प्रो पुअर्स, और जिस तरह से बजट का सर्वाधिक 67% मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और किसानों के लिए हुआ है, और जिस तरह से एक प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा है जिसमें डायरेक्ट आप कह रहे हैं कि बजट का असर जैसे जैसे लोगों तक पहुंचेगा, लगता है कि जो आपकी ओपिनियन है
पोल पे अच्छा आप नहीं अगर चलिए आप क्या ये मान रहे हैं कि अगर बजट से पहले यही स्थिति थी जो अब दिख रही है इस पोल में? वो स्वाभाविक नहीं, मैं ये जानना चाहता था कि अब कब की स्थिति है, लेकिन मैं कहता हूं कि आज कभी इस की बजट भी हो, के बाद या रेल का बजट जो आया है, नहीं जिस तरह से आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये स्थिति हो सकती है, लेकिन बजट से सुधर जाएगी। 10 किलोमीटर नई रेल लाइन बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर से लेकर के, और जिस तरह से सिद्धार्थनगर से है, नहीं सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जिस तरह से बरसों पहले कभी बिहार का रेल बजट होता था, कभी बंगाल का होता था, जिस तरीके से 57 रेलवे ओवरब्रिज, 125 रेलवे अंडर ब्रिज, 14 रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब बातें हम बजट के दिन सुन चुके। जिस तरीके ये सब बातें हम बजट के दिन सुन चुके। जगदम्बिका पाल जी, मैं यहाँ विश्लेषक वरिष्ठ मौजूद है, एक एक लाइन में इनसे जानना चाहूंगा कि आपकी पार्टी को क्या हुआ है, फिर मैं आऊंगा बाकी सवालों पर। राजकिशोर जी, तो आपकी नजर में सबसे बड़ा असर क्या हुआ है जो ये हालत हुई बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि वहां पर कोई उनका पॉलिटिकल फेस उस तरीके से कोई चेहरा नहीं है, चेहरा ना होना यही वजह समस्या आती है। देखिए, भाजपा के संगठन की ताकत का उत्तर प्रदेश में निरंतर क्षय हो रहा है। संगठन की ताकत क्षय हो रहा है। 2014 एक अपवाद था, कुछ खास परिस्थितियों में इतनी सीटें मिल गई, लेकिन उससे भाजपा के संगठन की ताकत में कोई इजाफा नहीं। तो चेहरा नहीं है, संगठन की ताकत कमजोर हुई है। कंचन जी, आपकी नजर में? इन दो मुद्दों के अलावा मुझे ये भी लगता है कि उनके जो 71 सांसद चुन कर दो आप अपना दल के भी जोड़िए ना, वो भी अपना दल का मैं छोड़ रहा हूँ भी। जो 71 बीजेपी के हैं जो एमपीज वहां से चुन के आए थे, मुझे लगता है वहां पर उनकी जो काम होनी चाहिए थी इन 2 सालों में, उन्होंने उतना सांसदों ने उतना काम नहीं किया। तो चेहरा नहीं है, संगठन कमजोर है, सांसदों ने ऐसा प्रभाव नहीं छोड़ा है। प्रोफेसर विवेक कुमार, आपकी नजर में कोई चौथा फैक्टर? हाँ, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक तासीर है, उसकी प्रकृति है, वो स्प्लिट पॉलिटिक्स की है। राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति को दूसरे तरह वोट करता है और राज्य स्तर पर दूसरे तरह, यहां तक कि लोकल बॉडीज में भी अलग तरह से वोट कर रहा है। तो ये क्योंकि मोदी जी को वोट नहीं जाएगा, इसलिए ये स्थिति दिख रही है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी की अपनी लोकप्रियता कितनी हो, इसलिए यह स्थिति दिख रही है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में। ये 4 कारण यहां विश्लेषक बता रहे हैं। जगदम्बिका जी, आप सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इसलिए सहमत नहीं हूं कि जहां तक उत्तर प्रदेश में है, आप एक बात कह रहे हैं कि आज अगर सरकार की बात है तो उत्तर प्रदेश में जो केंद्र सरकार के काम हो रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर में, वो पैसा हम राज्य सरकार को दे रहे हैं। 14th फाइनेंस कमीशन में हमने सीधा 32% से 42%। ये आप ये गिना रहे हैं कि ये आप कर रहे हैं जिसका असर होगा, मिल रहा है, लेकिन तो स्वाभाविक है कि हमारी जो केंद्र की योजनाएं हैं, नहीं ये हम सीधे उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। ये गिना रहे हैं कि ये सब योजनाएं हैं, इन सब का असर होगा। शाहिद सिद्दीकी साहब, ये चार फैक्टर जो बताए यहाँ पर विश्लेषकों ने, आप इनके अलावा भी कुछ जोड़ना चाहेंगे बीजेपी की हालत के लिए? देखिए, हाँ, इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में लोग मुसलसल परेशान हैं और परिवर्तन करते हैं, और परिवर्तन भरपूर रूप से करते हैं। मायावती जी की सरकार को आजमाया, फिर समाजवादी की सरकार को आजमाया, अब फिर परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन ये परिवर्तन का जो प्रतीक है वो बीजेपी नहीं बनती है। बीजेपी के पास लोकल लीडरशिप नहीं है। लोकल लीडरशिप परिवर्तन का प्रतीक फिर ले दे के मायावती और बहुजन समाज पार्टी वही बात राजकिशोर जी ने भी है उत्तर प्रदेश की जनता की कि उनको बदलाव के लिए बहुत ही वरिष्ठ राजनेता है, वो बताएंगे रेलें चलवाने से मैं लौटूंगा, बनवाने से कभी राज्यों में चुनाव जीते जाते हैं। इस मुद्दे पर लौटूंगा नहीं तो फिर वो और योजनाएं गिना देंगे। अब मैं सुधींद्र जी के पास जा रहा हूं। लोकल लीडरशिप क्या होती है? नहीं, लोकल लीडरशिप क्या होती है? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं शाहिद सिद्दीकी साहब, नहीं, लोकल लीडरशिप क्या है? बीजेपी से कलराज मिश्रा जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, कलराज मिश्रा जी हैं, उमा भारती जी हैं। लेकिन आप में से माफ करें, किसी का चेहरा नहीं है, लखनऊ जितना भी चेहरा नहीं है। ये जमीन की राजनीति आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। नए आए पर। अच्छा, एक सवाल मेरा, एक छोटा सा सवाल जगदम्बिका जी मेरा भी ले लीजिए। ये आप जो चेहरे गिना रहे हैं उनमें स्मृति ईरानी है? नहीं, आप नेता भी पत्रकार हैं। नहीं,
आप स्मृति कह ईरानी रहे भी हैं, बहुत अब जोड़ते ये हैं। लेकिन नहीं, देखिए, यूपी में स्मृति ईरानी किसी का जादू जी चलने जो वाला हमारी नहीं है केंद्र में इनमें से। मंत्री हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो राजस्थान में वसुंधरा जी को क्यों नहीं, प्रोजेक्ट जो किया उत्तर था? प्रदेश का प्रतिनिधि ने आपने अभी छत्तीसगढ़ लोगों में ने रमन कहा सिंह को कि प्रोड्यूस उत्तर किया प्रदेश के आपने। पास कोई चेहरा नहीं है, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। और नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा नहीं। मैं समझता हूं आज भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नेता, भारतीय जनता बीजेपी पार्टी के से पास अच्छा चेहरा नहीं है, संगठन बाकी के और पास भारतीय है। जनता पार्टी से अच्छे कार्यकर्ता कहीं नहीं है। और जहां तक आप आने वाले वक्त में सांसद के 73 सांसद, अच्छा चलिए, मैं सुदीन जी के पास जाता हूं। नहीं, मैं नहीं, जगदम्बिका जी, अगर जगदम्बिका जी, उसी एक मिनट। परिवार को आप चेहरा मान रहे हैं कि मायावती चेहरा है और मुलायम सिंह जी चेहरा है, बिल्कुल है, यकीनन है, दिख रहे हैं ना, वोट लोग दे रहे हैं। सुदीन जी, बाकी सब बातें तो ठीक हैं, आप बहुत आगे दिख रहे हैं, आप कहेंगे कि नहीं हम और आगे होंगे। मेरा एक सवाल यह है कि ये अगर गाड़ी इतने पर अटकती है या नहीं भी अटकती है, तो कांग्रेस से परहेज क्यों? देखिए, एक चीज मैं आपको बतला दूं, 2012 का जब चुनाव का परिणाम आया, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, समाजवादी पार्टी को पूरा बहुमत मिला। उसी समय बहन मायावती जी ने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, आपके चैनल में भी दिखाया, अन्य चैनल्स में भी दिखाया था कि इस बार जब 5 साल बीतेंगे, लोग प्रतीक्षा करने लगेंगे कि कितनी जल्दी ये 5 वर्ष खत्म हो, क्योंकि कानून व्यवस्था, दंगा और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जो जड़ता और ठहराव आ गया, संदेह फिर से बहुत प्रचंड बहुमत के साथ बहुजन समाज पार्टी को लोग फिर से सत्ता में लाएंगे। 2014 के चुनाव अच्छा, प्रचंड बहुमत मिल गया, जो चुनाव चलिए हुआ, प्रचंड बहुमत मिल उसमें गया, ये मोदी जी का चेहरा 185 पे इन्होंने गाड़ी प्रस्तुत नहीं किया। अटकी, आप जैसा कह रहे हैं वैसा हो गया, तब भी कांग्रेस अगर समर्थन देना चाहे तो लेंगे? देखिए, ऐसा है, देखिए मैं आपसे स्पष्ट कह दूं कि बहन मायावती जी इस समय ये जब तक बहन जी से पूछ नहीं लेंगे कैसे बता पाएंगे सुधीर जी? प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकार बदले। और दूसरी चीज सुन लीजिए, दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं, हमारे सकारात्मक प्रोग्रामों को, बहन मायावती जी के नेतृत्व को पूरे प्रदेश की जनता साथ दे रही है। अन्य लोग जो भी साथ देना चाहेंगे, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि कुछ अपवाद है, इनको भाई कोई भी व्यक्ति समर्थन कर सकता है। मैं चाहूंगा कि संपूर्ण विपक्ष जो उस समय बैठेगा, हमारे सकारात्मक जो हमारे प्रोग्राम होंगे, जो हमारी नदीम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। समतामूलक नदीम समाज साहब, अब जाहिर है सवाल आपसे बनता है, ऐसी स्थिति हुई, देंगे समर्थन? देखिए, सबसे पहले तो चूंकि आपने सर्वे किया, इसलिए मैं उस सर्वे का रिस्पेक्ट करता हूं। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि क्या होगा, हकीकत से ज्यादा दूर भी नहीं है। नहीं, मैंने कहा ना कि 2007 का, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, 2007 में कांग्रेस पार्टी की विधानसभा में 22 सीटें आई थी। 2009 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उस वक्त लोग ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन हो जाए। हाँ। मुलायम सिंह और जी 21 सीटें, सिर्फ 17 सीटें आपकी आ गई, 22 हो गई, 21 से बढ़ के 22 हो जीते। गई। और हाँ। बाद में यह हो गया कि फिरोजाबाद में राज बब्बर जी गए, जी जी जी, 7,000 वोट आती थी, 3 लाख वोट मिला जी, हुआ। तो सियासत में कब क्या कैसे हो जाएगा कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने एक सियासत तो हमेशा की है। नहीं, कि मेरा ये सांप्रदायिक सवाल, राजनीति के खिलाफ। ये वाला चुनाव आप बीएसपी, एसपी, बीजेपी तीनों के खिलाफ लड़ेंगे या सिर्फ बीजेपी को टारगेट करके लड़ेंगे, जैसा प्रशांत किशोर जी सुझा रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो आज की सिचुएशन है, कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। और अगर बच्चों की खुद भी एमएलए हूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा नीचे की चीजों का अंदाजा है। इसलिए अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हमें चुनाव तो बीजेपी के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, और अगर हमें चुनाव जीतना है तो समाजवादी के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, जो उन्होंने 5 साल में काम किए, और बीएसपी का जो पुराना इतिहास है उसके खिलाफ तो लड़ना ही पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी वहां जो भी कैंडिडेट लड़ेगा या कोई भी राजनीतिक दल लड़ता है, बीएसपी का पुराना इतिहास आड़े आएगा ना। अब फैजल वारसी साहब, अब आपसे साहब, आप तो सत्ताधारी पार्टी हैं, तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, अब आप इसको कहें कि साहब ये इसको नहीं मानते ये, लेकिन ट्रेंड जो है, ट्रेंड इतना पीछे क्यों? देखिए, आप लोग, ये पिछली बार भी एक सर्वे हुआ था, उसमें 100 सीटें बताई गई थी। आपको आगे ही बता रहे थे। एक सर्वे हुआ जिसमें सबसे पहले 100 सीटें बताई गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी सरकार बनी, फुल बहुमत से आए। इस बार भी जनता काम देखेगी कि किसने क्या काम किया, और पिछले 4 साल में समाजवादी पार्टी ने जितना काम किया है, शायद ही यूपी में किसी मुख्यमंत्री ने, जब से चुनाव होना शुरू होंगे आज तक के किया होगा।
लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो सिर्फ बदनाम लॉ एंड ऑर्डर की ही बात आती है, बार बार लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है। अभी हरियाणा में हुआ, मैं बिल्कुल कितने पहला सवाल बलात्कार हुए, कितनी चीजें हुई। पहला सवाल इन हालात को बनाने कौन वाला कौन है? सीएम साहब ने दंगा नहीं कराया या समाजवादी पार्टी ने दंगा नहीं कराया। दिक्कत यह है कि हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, छवि की बात है ना, छवि अच्छी बनी, जो वादे किए, जो मैनिफेस्टो में था। यादव को लेकर भले एंटी इनकम्बेंसी ना हो, लेकिन जो उनके साथ उनके चाचे भतीजे जो सब मिलकर जो पिताजी सब पूरा जो पिताजी ने कितने अच्छे काम किए बताइए। हाईकोर्ट ने सरकार को दोषी नहीं पाया, नहीं कमजोर नहीं है, अपने आप में सक्षम है और पूरे तरीके से। फिर से फैक्टर्स ले लेता हूं सब विश्लेषकों से। कंचन जी, इनकी हालत क्यों हुई है? अगर एक आपके नजर में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? नहीं, मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव के खिलाफ कोई इतना भारी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन परसेप्शन जो है वो एक तो है कि लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार की काबू नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, वो बार बार वही बात निकल और दूसरी जो है कि एक सरकार को काम करने के लिए जो एक स्पेस चाहिए होता है, शायद अखिलेश यादव को वो स्पेस नहीं मिला। यहाँ पर आजम खान जिसका जिक्र आज किशोर जी का, आजम खान थे, यहाँ से और कोई था, वहां से और कोई था, उसके ऊपर मुलायम जी बैठे हुए थे। तो ये जो सीएम की अपनी आइडेंटिटी होती है, सीएम अपने दम पर जो आगे बढ़ता है, शायद वो मौका उनको नहीं। ये दो बड़े फैक्टर, एक कोई जिसमें आप ऐड करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इन सब बातों को मानते हुए सबसे ऊपर एक बात रखता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बृहत्तर और व्यापक समाज को नाराज कर दिया है अपने कामों से। सिर्फ एक ही बिरादरी है, केवल वही विशेष सुविधा संपन्न स्थिति में पहुंच जाती है जैसी उनकी सरकार बनती है, और उस बिरादरी का इतिहास बहुत अच्छा है, राजनीतिक इतिहास बहुत अच्छा है, मैं उसका समर्थक हूं। लेकिन सवाल यह है, जब भी उनकी सरकार बनती है ऐसा तांडव नृत्य होता है उत्तर प्रदेश में, इसकी कोई सीमा नहीं होती। आप किसी भी दूसरी बिरादरी से पूछिए, मैं खुद उत्तर प्रदेश का हूं, आता रहता हूं, वहां से हर वर्ग का समाजवादी पार्टी ने हर वर्ग का ख्याल रखा। उन्होंने बीजेपी के कहा लोगों को ठगा नहीं, लेकिन यहाँ स्थिति जैसे प्रधानमंत्री। अगर आप सहमत नहीं है तो लोगों को कैसे समझाएंगे? अगर लोग ये समझ, लोग तो इसका रिजल्ट चुनाव, लोग तो प्रतीक्षा कर रहे हैं चुनाव, और मतलब आप इसकी जरूरत नहीं समझते कि ये समझाना चाहिए लोगों को कि ऐसा नहीं है? देखिए, खुद भी बिल्कुल समझाना पड़ेगा, जो काम किए हैं पूरे 4 साल, वो योजनाएं हमने कल परसों 15-16 में काम किया। बीजेपी का वोटर ठगा सा महसूस कर रहा है। जो एक गुस्सा दलित समाज के अंदर है वो है कि आपने प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया, धुर विरोध किया, और वहां तक के उसके विज्ञापन को भी फड़वा दिया। और जो समाज है अक़लियत समाज, उसके नंबर ऑफ आप राइट्स को देख लें तो वो इसलिए नाराज है, और जो व्यापारी वर्ग है वो इसलिए नाराज है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो वो व्यापार कैसे करेगा। तो जो वर्ग हैं अलग अलग विशिष्ट रूप में उनकी अलग अलग नाराजगी है। जी हाँ किशोर, ये बताएं हम कि किस तरह के समीकरण बन सकते हैं, किस तरह से सरकार बन सकती है अगर अभी जो ओपिनियन पोल में आंकड़े हैं उसी तरह की तस्वीर उभर कर सामने आती है। उससे पहले एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं कि क्या बता रहा है ओपिनियन पोल, कितनी सीटें किसे मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी को 80 सीटें मिल रही हैं, बीएसपी को 185, सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी सहयोगी को 120 सीटें, कांग्रेस पार्टी 13 सीटें और अन्य के खाते में 5। तो ये तस्वीर दिखाई दे रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक। अभी क्या समीकरण बन सकते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 185 पर है लेकिन 17 पीछे है बहुमत से, तो किस तरह से बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकती है? 202 तक बीएसपी के साथ आ सकती है कांग्रेस और अन्य, और इस तरह से वो 203 तक पहुंच सकते हैं, यानी बहुमत के आंकड़े तक। तो पहला विकल्प तो ये हो सकता है, इस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आ सकती है। दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, क्योंकि बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी दिखाई दे रही है, फिलहाल 120 सीटें उन्हें मिल रही हैं, उनके साथ आ सकती है समाजवादी पार्टी 80 सीटों के साथ और अन्य 5 सीटें, और इस तरह से बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकते हैं, यानी 205 तक। तो ये 2 विकल्प हम फिलहाल इस तरह की तस्वीर देख रहे हैं। अगर यही जो ओपिनियन पोल तस्वीर दिखा रहा है, इस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आती है यूपी विधानसभा में, तो किशोर। सुमेरा, इसमें जाहिर है सबसे दिलचस्प ये, अगर बीजेपी और एसपी को मिलना पड़ गया तो क्या वो मिलेंगे? पहले तो मैं हमारे साथ जो वरिष्ठ विश्लेषक मौजूद हैं उनसे जानूं कि क्या ऐसा मुमकिन है? प्रोफेसर, ऐसा मुमकिन है? मुझे नहीं लगता। दूसरा विकल्प तो खारिज कर देना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए। राजकिशोर जी, खारिज कर देना चाहिए? नहीं, देखिए, मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीति वहाँ छोटे स्तर पर ही आकार ले रही, जिसका बड़ा प्रभाव होगा। वेस्टर्न यूपी में जो नीतीश कुमार और चौधरी अजीत सिंह का गठजोड़ हो रहा है, उसके साथ यदि कांग्रेस चाहती है, जिसकी पूरी संभावना है, क्योंकि प्रशांत किशोर उस पूरी भूमिका में है, उसके केंद्र में है, तो वो अगर स्थिति आती है तो बहुजन समाज पार्टी के लिए वो राह बहुत आसान नहीं होगी, क्योंकि देवबंद के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत भी एक बड़ा संकेत है। मुसलमानों का रुख किस तरफ जा रहा है। पहले विकल्प के लिए कह रहे हैं, एसपी और बीजेपी।
एसपी और बीजेपी तो खैर संभव ही नहीं है, लेकिन बसपा संभव और ही नहीं। कांग्रेस मैं टाइप उसी तो पे संभव। पहले जी, बात करना बिल्कुल। चाह रहा हूँ, बीएसपी और कांग्रेस पे भी बात करेंगे। अभय जी, बिल्कुल संभव नहीं है, खारिज नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। राजकिशोर जी ने कहा, उसमें मैं जोड़ के कहता हूं कि अगर समाजवादी, अगर कांग्रेस, अजीत सिंह की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी एक हो जाते हैं और उनका समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ हो जाता है, ऐसा जो कैसे कि अंदर खाना बातचीत चल रही है। हाँ। मुझे पूरी अच्छा, तरह उनका पता है समाजवादी पार्टी के साथ हो जाता है, हाँ, बजाय- अगर उनका क्योंकि समाजवादी पार्टी बहुत कमजोर हालत में है, उसको अच्छे तरीके से कोई गठजोड़ बनाना होगा अगर उसे अपना अस्तित्व बचाना है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वरना बहुत बुरी हालत में पहुंचने वाली है। जी के पास जाने अगर से- वो गठजोड़ हो गया कंचन जी के पास तो जाने वो से एक पहले- फॉर्मिडेबल फोर्स बन सकती है। फैजल साहब के पास जाऊंगा। फैजल बनेगी कि नहीं बनेगी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन बातचीत चल रही है, ये मुझे पता है। सवाल ही नहीं होता। हमें आपने आंकड़ा बता दिया कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं या नहीं, हमें जरूरत ही क्या किसी के पास जाने की। तो आप कह रहे हो हम तो मान ही नहीं रहे इस चीज को। हम ऐसी ठीक है, पार्टी वो जिसने तो- ठग लिया लोगों को। अब आप देखिए ना, कोई जरूरत कल भी नहीं होगी व्यापारी आपको। वर्ग, सुनार वर्ग कितने परेशान है। 15-20 लाख आदमी इकट्ठे अगर होकर सब जा रहे हैं कल जुलूस निकालने। कांग्रेस, आरएलडी, जेडीयू आपको समर्थन देने आ जाए तो बात की बात है, देखेंगे जो जैसा वी विल गो विद द फ्लो, लेट दैट टाइम कम, वी विल डिसाइड। लेकिन हमें जहां तक मैं समझता हूं, अभी मैं तो अपनी स्थिति पार्टी की, व्हाट आई हैव सीन एंड व्हाट आई बिलीव, इट्स वेरी गुड। वी डोंट नीड एनीबॉडी। बीएसपी भी कह रही है हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, एसपी कह रही है हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जगदम्बिका पाल से भी पूछेंगे तो साहब वो भी कहेंगे कि हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी क्या ये कहेंगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, कोई भी राजनीतिक दल आज की डेट में ये कहेगा ही नहीं कि साहब हम किसी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। सबको अपने काडर को ये मैसेज देना है कि हम ही लड़ाई में हैं और हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ईमानदारी से अगर मैं इस बात को स्वीकार करूं, 1989 से मंडल और मंदिर की राजनीति के चलते जो बुनियादी सवाल थे वो हाशिए पे थे। जातियों के गिरोह की राजनीति उत्तर प्रदेश में है या धार्मिक आधार पर बंटवारे की राजनीति है। और जो चेहरों की आपने बात कही थी कि मुलायम सिंह यादव जी किसी एक खास जाति विशेष के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसके साथ एक खास कम्युनिटी भी अपनी सुरक्षा को लेकर 20 वर्षों तक जुड़ी रही, और मायावती जी एक खास वर्ग को रिप्रेजेंट करती है और वो अपनी सुरक्षा के नाम पर वो तबका उनके साथ जुड़ा रहा। ये चेहरे दो खड़े हो गए और उनके पीछे बाकी लोग लामबंद हो गए। तो सवाल इस बात का है कि इस तरह की राजनीति के चलते सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक दल को हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी को हुआ है। लेकिन हमें ये विश्वास है कि चूंकि अभी 1 साल है, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उस तरह की ताकत के रूप में उत्तर प्रदेश में खड़े हो कि हमारा एक बड़ा रोल हो। हम ये कह दें कि हमारी स्पष्ट सरकार बनेगी, मैं समझता हूं कि ये शायद सच्ची बात भी नहीं होगी। मैं शायद सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ है। शायद साहब, ये सुदीन जी और जगदम्बिका जी के पास जाने से पहले आपसे जानना चाहूंगा, समीकरण अगर बनाना पड़े तो कौन सा ज्यादा स्वाभाविक या बनता दिख रहा है, जैसा अभय जी और राजकिशोर जी ने कहा? देखिए, मैं अगर आपके सर्वे को ठीक मानूं तो अभी 1 साल है और मेरा तजुर्बा यह है कि जिसके लिए माहौल बनता है उसके लिए वोट जो हाशिए पे बैठा है वो वोट भी आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ आता है। अगर आज आपको मायावती जी करीब नजर आ रही हैं बहुमत के, तो चुनाव आते आते उनको बहुमत मिल जाएगी, उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को साथ लेने की। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ आने की है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के लिए भी बीजेपी के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ऐसा है ना होगा। और बीजेपी 2019 के लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी। ये वाली थ्योरी आपकी है जो आगे दिखता है वो आगे निकल जाता है। उसमें वो बिहार में ऐसा नहीं हुआ था कंचन जी। बिहार में मोदी जी आगे थे, फिर बिहार में नहीं हुआ था। और ये भी मैं जरा ये बता दूं कि यूपी में इसके पहले भी चुनाव हुए हैं जहां पर किसी को भी किसी एक दल को बहुमत ना मिला हो, ऐसी भी स्थिति बनी है। अभी जो चल रही थी कि कौन किसके साथ जाएगा, चुनाव के पहले मुझे नहीं लगता कोई भी किसी के साथ बहुमत मिल रहा है। मुलायम सिंह वो कांग्रेस किसी के साथ जाना चाहेगी तो बाकी सब कांग्रेस के साथ। मैं लेकिन आपके सर्वे को मान के चल रहा हूँ, सपा कांग्रेस के साथ नहीं जाना। मेरे हिसाब से एक सेकंड साहब, कौन भी है जो भी है प्लीज। यूपी में अगर मैं अपने अगर कांग्रेस सपा के साथ जाना चाहे, इसका कोई सपा का इसमें कोई गेम नहीं है कि वो कांग्रेस के साथ जाए। बसपा के साथ अगर कांग्रेस जाना चाहे, बसपा क्यों जाए? तो कांग्रेस अपना कोई वोट तो बसपा को ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। इसका मैं जवाब देता हूं कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस बोलेगी नहीं। प्रोफेसर साहब, ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अगर जिसके साथ जाए, बीएसपी या एसपी, मुस्लिम वोटर को ये एक भरोसा देती है कि ये जीतने वाली साइड है। किशोर, इशू वो नहीं, कांग्रेस भले सबके साथ जाना चाहे, लेकिन क्या कोई कांग्रेस के साथ जाना चाहता है? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कांग्रेस अगर जिसके साथ जाती है उसके साथ मुस्लिम वोटर को भरोसा बनता है कि ये जीतने वाली पार्टी बन गई। लेकिन जिस स्थिति में आज का वोटर है, तो वो ये देख रहा है कि उसका सरपरस्त, उसको प्रोटेक्ट करने वाला
बीएसपी का जो क्रेडेंशियल है एज फार एज कम्युनिज्म को लेकर के, सेकुलरिज्म को लेकर के, वो बार बार केवल यह कहा जाएगा कि उन्होंने उनसे हाथ मिलाया था बीजेपी से, लेकिन जो 5 साल का पूरा हो रहा है कार्यकाल उनका, उसमें आप देखिए कि बाबरी मस्जिद जैसा डिसीजन आने के बाद भी और वाराणसी में बम ब्लास्ट होने के बाद भी वहां पर कम्युनल राइट नहीं हुए थे। तो ये एक जो भरोसा है मुझे लगता है वो लौटता हुआ दिख रहा है केवल आने वाले समय में। और एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, आप बिहार को उत्तर प्रदेश से नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि बिहार में वो कंपेयर नहीं वोकल मेजॉरिटी था। हाँ। वहां पर जो लोग थे उन्होंने बाकायदा उसका कृत्रिम रूप से उसको बनाया था, वो जो है आर्टिफिशियली क्रिएटेड था। ये जो साइलेंट मेजॉरिटी है बीएसपी के साथ रहती है, जो कम बोलती है, और उसके बाद 185 जब ला रहे हैं आप, तो जब वो बोलने वाले साथ आएंगे तो नहीं, तो इसका काउंटर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए सर की बात में, चूंकि सर मेरे उस्ताद भी रहे हैं, लेकिन इनकी बात को ही मैं बढ़ा रहा हूं। इन्होंने सांप्रदायिकता की बात कही। अगर आप सांप्रदायिकता को रोक पाते हैं राज्य में, ठीक बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी के 2002 के गुजरात दंगों के चुनाव में, 2002 के बाद जो दंगों के बाद जो चुनाव हुआ था, उसमें मायावती जी जाकर नरेंद्र मोदी नहीं, पर इसके बाद कई चुनाव हुए ना, यूपी में कई चुनाव हुए। मैं केवल एक बात कह रहा हूं। नहीं, जो आप ये बात कह रहे हैं ये कई बार कही जा चुकी कांग्रेस की तरफ से चुनाव में। मैं दूसरी बात पे पहुंच रहा हूं। अगर आप आइडियोलॉजिकली खड़े हैं किसी के साथ, आइडियोलॉजिकली खड़े हैं, 24 तरह से आप समर्थन दे रहे हैं, फिर तो वो 24 पार्टियां जिनके साथ इस समय भाजपा खड़ी है, टीडीपी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, वो क्या सेकुलर है? और उनके बाद चुनाव हो चुके हैं कई। मैं दूसरी बात पे जा रहा हूं। जगदम्बिका जी और सुदीन जी, लोकसभा चुनाव में ये देखा गया, ये माना गया जगदम्बिका जी कि दलित वोट आपको बहुत मिला, और दलित वोट जो मिला वो ज्यादातर गैर जाटव दलित जो था वो समुदाय आपके साथ गए। क्या वो आपने अब खो दिए हैं? जैसा कंचन जी ने कहा, आपके सांसदों ने, जिनमें आप भी शामिल हैं, ऐसा जो अपना कार्यकाल निभाया है, जिस पर खुद प्रधानमंत्री ने जब क्लास ली तो आप जवाब नहीं दे पाए, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन गैर जाटव दलित चला गया है आपके हाथ से। तो मुद्दतों पे जा चुका है। एक बात तो मैं ये आपको कह दूं कि आपने ओपिनियन पोल ली है तो ये प्रदेश के कुछ हजार वोटर्स के बीच में लिया है। आपको लोकसभा में याद होगा कि बीजेपी को 42% मिला, 19% बीएसपी को मिला, 22% समाजवादी पार्टी को मिला। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? आप जो ये कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव के 1 वर्ष पहले आपकी ओपिनियन, ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं। दलित वोट आपसे बहस में कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तलाश रही कि हम किसके साथ, नहीं, हाँ, ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं कि आज तो मैं आज कह रहा नहीं, बिल्कुल नहीं खिसका है। आप देखिएगा चुनाव आएगा, सुदीन जी, इसलिए नहीं खिसका कि सुदीन जी, कांग्रेस ये हकीकत है की बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, ये लोग तलाश रहे हैं कि हमारी 2014 के लोकसभा चुनाव में किससे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेले जाना है, भारतीय जनता पार्टी अकेले जाएगी, आपके पास नहीं आए थे, तभी आपके पास सिर्फ 20% वोट रह गया था। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बतला दूं कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो इनको बड़ी आशाओं के साथ लोगों ने चुना था। दोनों लोगों ने ही बहुत निराश किया है। आप एक एक करके देख लीजिए, अखिलेश यादव के जो कानून व्यवस्था में जो हालात उत्तर प्रदेश के हैं, किसानों की आत्महत्याएं हैं और जो बेरोजगार नौजवानों के कर्ज माफ करने का काम किया हमने, आपने तो सिर्फ मूर्तियां लगवाई। अखिलेश यादव गुंडा राज और जंगल राज के प्रतीक बन गए हैं। सही बात है किशोर, एक यहाँ पर केवियट जरूरी है, एक केवियट जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, एकदम हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। अगर आप मोदी जी की, चाहे मायावती जी जब वहां पर मुख्यमंत्री थी, आपका अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें और अखिलेश जी का देखें, ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। आज मोदी जी ने भारत की भी छवि को बढ़ाया है। अरे सुनिए, इसके
लिए 1 साल है। ये सब चुनावी भाषण में हो जाएगा। इमेज की सवाल मेरा है। एक छोटा सा सवाल कोई था। बहस हो नहीं सकती कि नरेंद्र मेरा तो मोदी जी छोटा की सा सवाल इमेज- था, सुधीर जी। नहीं, इस पे कोई बहस की नहीं सवाल हो सकता कि नरेंद्र मोदी जी की दिलचस्प बात कह दूं अगर आप इमेज इजाजत दें तो। तो कहीं चाहे आज आदरणीय देश में नहीं जगदम्बिका छोड़े जी जिस पार्टी पूरी में होते हैं, दुनिया में उसका जिस बड़ा तरह से बढ़िया नरेंद्र बचाव मोदी की करते इमेज हैं। है जब तक वो उस कांग्रेस पे में रहे, आपके उन्होंने लोगों कांग्रेस ने का राष्ट्र जोरदार का- बचाव किया। सुधीर जी, जिस पार्टी का बचाव करते हैं वो पार्टी बुरी तरह चुनाव हारती है। आज भी अब वो देखिए भाजपा का बचाव कर रहे हैं, मोदी जी की आप छवि सोच को लीजिए कोई क्या हाल आंच होगा। नहीं आई है और ये जी प्रोफेसर साहब, ये मैं कह रहा था जो एट्रोसिटीज की बात कर रहे थे तो एक क्वालिटेटिव डिफरेंस है उस एट्रोसिटीज में। एक जगह सकारात्मक रूप से जो दबंग लोग होते हैं वो मारते हैं तब एट्रोसिटी होती है, और एक तरफ जो तबका दबा हुआ था जब राज आता है मायावती जी का तो वो उठ करके खड़ा होता है, वो एसर्ट करता है, तब उस पर जिसे कहना चाहिए उस पर मैं केवल स्टैटिस्टिकल डिटेल्स में जा रहा हूं। नहीं, अगर आप एक सेकंड Statistics are lie and damn lies actually, you know it. बट आई कैन ओनली गो बाय But स्टैटिस्टिक्स। you have to compare it with मध्य प्रदेश then. नहीं सॉरी, अगर आप यूपी आप में देखें, indices निकालेंगे हाँ, तो अगर कैसा आप केवल स्टैटिस्टिकली देखें कि मायावती के टर्म में जितने रेप्स हुए हैं, मर्डर्स हुए हैं, एब्डक्शंस हुए हैं, लूट हुआ है, जो भी हुआ है, और उसको अगर आप मैप करें अखिलेश यादव के 5 साल के साथ, तो उसमें कुछ खास आपको अंतर नहीं आएगा। जो अंतर है उसको नहीं, ये जो एक होता है ना, वो परसेप्शन बन जाता है। मायावती अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है और मायावती का एक अलग नहीं, पर स्टाइल कंचन है, जी, तो कंचन इसमें जी, एक परसेप्शन बन परसेप्शन नहीं तो मैटर करता है। आई कम बैक टू द पॉइंट, छवि तो मैटर अखिलेश करती है। यादव को शायद वो फ्रीडम नहीं दिया गया। परसेप्शन कारण देखिए, जो कंचन जी कह रहे हैं मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बात कह रहा हूं। करप्शन का भी तो परसेप्शन है। जंगल राज होना एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें और तो यूपी में किसी से चोरियां पूछिए चोरियों की कि संख्या है, करप्शन का क्या डकैतियों की परसेप्शन संख्या है है और दूसरे अपराधों की संख्या है, दोनों बातों में फर्क है। जंगल राज का मतलब यह है कि एक हिस्सा समाज का दबंगई कर रहा है, पुलिस उसको नहीं रोक रही है, एक मिनट सुधीर जी। पुलिस उसको नहीं रोक रही है, ये इसको जंगल राज कहते हैं। इसकी वजह से बाकी समाज बुरी तरह नाराज हो जाता है। केवल ये नहीं है इसमें जो कितनी बुनियादी डकैती हुई, कितनी चोरी हुई, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं दूसरी बात पे जानता हूं जिसका जिक्र अभी अवैध दुबे जी ने किया। मुझे कहने दीजिए जी सुधीर जी, आपकी मुझे एक लाइन पर एक बात कहनी है, एक लाइन में। जी बोले, एक लाइन बोले। जी हाँ, ये नूरा कुश्ती जो मुलायम सिंह और मोदी जी में चल रही है, मुलायम सिंह में और मोदी जी में जो नूरा कुश्ती चल रही है, उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं किस तरह से दंगा राज और गुंडा राज उत्तर प्रदेश के अंदर लादा जा रहा है और बाकी कोई विकल्प नहीं है। इसलिए कोई नूरा कुश्ती नहीं है। और आशा का केंद्र बनी अभी हुई है हमने बहन लोकसभा में भी सुधीर जी, खूब है, सब लोग किशोर जान जी, रहे मैं हैं। भी कहना चाहता हूं। जी आपकी भी एक लाइन। जी हाँ, वो पता चल किशोर जाएगा। बोले, जगदम्बिका जी, आज बोले। जब हम लोकसभा लड़े थे तो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की मुख्य लड़ाई समाजवादी पार्टी से थी। सुधीर जी सुन लीजिए, आप जो कह रहे हैं नूरा कुश्ती की बात है, नहीं मैं कह रहा हूं कि किससे लड़ाई थी। नहीं, लोकसभा में जब चुनाव हुआ था उस समय भी 2014 के वोट सुन लीजिए, आपने कह दिया आप लेकिन 2016 की बात कर रहे हैं जगदम्बिका जी, सुदीन जी 2016 की बात कर रहे हैं। आपने नूरा कुश्ती का जिक्र किया फैजल साहब, ये नूरा कुश्ती वाला संदेश जो जाएगा लोगों तक कि प्रधानमंत्री मोदी मुलायम सिंह की तारीफ करते हैं, मुलायम सिंह कभी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, इससे आपको कुछ वोटों का नुकसान नहीं होगा, कुछ का तो होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये व्यक्तिगत राय है। अगर मोदी जी ने कोई अच्छा काम किया या नेताजी ने किया, अब दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं, बड़े नेता हैं, इसमें किसी को क्या आपत्ति है? बताइए। आपत्ति नहीं, नुकसान होगा, वोट कोई का नहीं नुकसान होगा। क्यों नहीं होगा? जरूरी हम उनके साथ मिल रहे हो, गठबंधन कर रहे हो, मिलकर चुनाव लड़ रहे हो, तब होगा। मोदी हमारा साहब मतलब तारीफ नहीं कर सकते हैं मुलायम सिंह जी की, मुलायम सिंह जी तारीफ कर सकते हैं मोदी साहब की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन बिहार में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने स्टैंड लिया, जिस तरह से पहले मोर्चा बन रहा था, पार्टी बन रही थी, फिर वो पार्टी टूटी, फिर आप अलग हुए, फिर अलग से आपने चुनाव लड़ा, एनसीपी के साथ गठबंधन किया, एनसीपी को तोड़ा, तारिक साहब अलग हो गए। लेकिन कुल मिला के मैसेज ये गया कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बिहार के अंदर फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वो तो घोषित रूप से उन्होंने कहा कि एनडीए को जीतना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने घोषित रूप से कहा कि एनडीए को जीतना चाहिए बिहार में। आजम खान साहब उनके मंत्री हैं उनकी सरकार में, वो लगातार बयान देते रहे कि बीजेपी को। मैं इस बात पे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, बिहार में जो कांग्रेस मोदी को रोकने के लिए ताकत बनी थी, यदि यहां पर कांग्रेस मजबूत होती है और नीतीश और
अजीत सिंह मजबूत होते हैं। तो जो ये आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, निश्चित तौर पर उसकी निर्भरता आप पर बढ़ेगी और मोदी का रास्ता आसान होगा, भाजपा का रास्ता आसान होगा और ऐसे आसार बन सकते हैं जिस तरीके के वो बन रहे हैं। तो बिहार का जो फार्मूला अप्लाई ना किया जाए, समाजवादी पार्टी ने जो बिहार में किया उसका समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नुकसान होगा, निश्चित रूप से उसका नुकसान होगा और ये बार बार सवाल उठेगा। लेकिन फिर एक बार बात आएगी, मुलायम सिंह का जो वोटर है वो ये देखेगा कि कौन रोक सकता है नरेंद्र मोदी को। अगर उसको लगता है कि मायावती जी रोक सकती हैं तो उनके साथ में जाएगा और सीटों पर भी उसकी बहुत टेक्निकल वोटिंग होगी। मैंने जो शुरुआत में कहा, इस बात पर प्लीज गौर फरमाइए, वेस्टर्न यूपी में कांग्रेस हार रही है लेकिन 50,000, 80,000, 82,000 वोट उसको मिले हैं मुसलमान बहुल सीटों पे, तो उसका पूरी तरीके से आधार खत्म नहीं हुआ। अगर चौधरी अजीत सिंह के साथ में नीतीश और कांग्रेस का एक बार वहां पर फॉर्मेशन बनता है तो निश्चित तौर पर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा मायावती का मजबूत गढ़ है, वहां पर उसको सबसे ज्यादा झटका मिलेगा। कुमार का समर्थन और उस पर समाजवादी, उसके साथ ही समाजवादी पार्टी का बिहार में जो किया उसका रिकॉर्ड, उसका असर पड़ेगा कांग्रेस के वोट पर या इस गठबंधन के वोट पर पश्चिम यूपी में? आप मुझसे पूछ रहे हैं सवाल? जी शाहिद साहब। जी देखिए, अभी तो बहुत कहना मुश्किल है, यकीनन असर पड़ सकता है क्योंकि चौधरी अजीत सिंह के पास एक बार फिर जो उनका अपना वोट है वो वापस लौट रहा है और उसको ये एहसास हो रहा है कि बीजेपी के साथ जाके उन्होंने गलती की। लेकिन यहाँ खाई बहुत बड़ी बनी है मुसलमान के और जाट के बीच में उत्तर प्रदेश में। उस खाई को भरने के लिए अगर ये एक नई पार्टी नए नाम से नए सिंबल के साथ आती है, नीतीश कुमार और कांग्रेस ये सब मिलकर आते हैं, तो कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव पड़ेगा। तो मैं नहीं कह सकता कि ईस्टर्न अगर प्रभाव होगा, लेकिन अगर प्रभाव पड़ेगा तो अगला सवाल मेरा ये, उससे तो फिर बीएसपी को नुकसान होगा। मुझे अगर प्रभाव पड़ेगा तो बीएसपी को नुकसान होगा। जी बीएसपी को हो सकता है नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका, क्योंकि यहां पे देखिए दो ही वो बनते हैं समीकरण, एक तो जाट और मुसलमान का बनता है, दूसरे दलित और मुसलमान का बनता है और ये दोनों बराबर के समीकरण हैं। अब अगर जाट और मुसलमान वापस आ जाते हैं एक साथ और ये माहौल बदलता है तो उसका फायदा जो है वो, उसका नुकसान तो कम से कम बीएसपी को हो सकता है। फायदा मैं नहीं कह सकता कितना नई पार्टी को होगा, कितना बीजेपी को होगा और कितना कांग्रेस को होगा। लेकिन यहाँ पे हालात तो ये बात एकदम प्रूफ हो रही है अगर ये नया गठबंधन पूरी जो अकलियत समाज है वो अपनी सिक्योरिटी देखेगा। जी कौन सी पार्टी वो तो सवाल ही नहीं है। तो अगर ये है तो फिर दलित और मुस्लिम समीकरण अपने आप स्वतः प्रतिस्फुटित प्राकृतिक है। उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत गठजोड़ करना पड़ेगा, क्योंकि सुरक्षा सबको चाहिए और लोग ये बड़ी अजीब बात है। आप सिर्फ सुरक्षा के नाम आप पार्टिसिपेशन नहीं देंगे, आप सिस्टम में हिस्सेदारी नहीं देंगे, आप उनको डेवलपमेंट नहीं करेंगे। आपने कहा दे दिया आप भाजपा सरकारों की जिम्मेदारी, मुझे बताइए अगर राज्य सरकार सुरक्षा नहीं, यूथ आइकॉन के लिए जीवन है, फिलहाल उन्होंने यूथ की राजनीति की है, बहन जी ने के आधार पर बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका जगदम्बिका पाल जी, सुदीन भदौरिया जी, शाहिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टूडियो में भी हमारे साथ आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हम चलते चलते रजनीकांत जी हमारे सहयोगी हैं एबीपी न्यूज में, उनका एक कार्टून देख लेते हैं। हाथी पर सवार है मायावती, कमल और चक्र छीन के जा रही हैं। चक्र नहीं, माफ कीजिएगा, ये साइकिल का पहिया है, साइकिल का एक पहिया मायावती के पास और हाथी की सूंड में कमल। इस तरफ बढ़ रहा है हाथी, अभी 1 साल बाकी है। आगे देखिए होता है क्या। एबीपी न्यूज पर बने रहिएगा।